स्टार्टेड ना? हाँ सर। Yes. चलो सर, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू सर। अच्छा, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पिछले क्लासेस में हम लोगों ने ROE एंड ROI रिलेशनशिप कंप्लीट करके कैपिटल स्ट्रक्चर का जो भी इम्पोर्टेंट पार्ट्स था कंप्लीट कर चुके। बाकी अभी मेरा लिखा हुआ नोट्स एंड एग्जांपल्स, बाकी इंस्टीट्यूट का एक कंप्लीट जो मैट या आपके जिसका जो भी इंस्टीट्यूट का मैट है वहाँ से क्वेश्चन आंसर्स देखें, प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें। जितना तुम चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करोगे तुमको और प्रॉब्लम सामने आएगा तो तुम और उसको सॉल्व कर पाओगे। बट बिफोर प्रैक्टिसिंग एनी चैप्टर्स, पहले पूरा कॉपी मैंने जो लिखाया, जो क्वेश्चन सॉल्व करवाया, उसको मेरा जो सॉल्व क्वेश्चंस है उसको अच्छे से करने के बाद आप कोई भी क्वेश्चंस करो, मैं इतना गारंटी है कि आप समझ जाओगे। एक आध केस में मे भी थोड़ा इधर उधर लैंग्वेज इश्यूज हो सकता है, बट कॉन्सेप्चुअली मैं कोई चीज़ एक्चुअली अनटच नहीं रखता। मैं ये नहीं, मैंने कोशिश करता पूरा कि हर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी दे दूं आपको, हर पॉइंट कवर कर लेता हूँ। बाकी अगर कोई क्वेश्चन में थोड़ा लैंग्वेज हेरा फेरी कर दे, उसको लेके तुम लोगों को मे भी प्रॉब्लम हो सकता है। मे भी मैंने शायद उस तरह का एग्जाम्पल में लैंग्वेज नहीं दिया, वहां पर मे भी लैंग्वेज घुमा के दिया, तो उसका प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन प्रैक्टिस करने से तुमको मालूम पड़ेगा। मैंने शायद फाइनेंस का भी कंप्लीट स्टडी मैट ग्रुप में पोस्ट करके रखा। नाउ सर, आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड वेरी वेरी यूनिक एंड इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये चैप्टर को कवर करना स्टार्ट करेंगे। न्यू चैप्टर, ऑब्वियसली न्यू कॉन्सेप्ट, मजा आने वाला है। इतना दिन से हम लोग ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर, लेवरेज, ये सब चीज़ों में बात कर रहे थे। अभी हम लोग थोड़ा उस चीज़ से बाहर निकलेंगे और ये जो चैप्टर्स है इसका नाम है सर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस एंड कैपिटल बजटिंग। बेसिकली फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर मेनली फोकस करता है कंपनी का, ठीक है। जैसे जो ये जो लेवरेज का कॉन्सेप्ट था या कैपिटल स्ट्रक्चर्स का कॉन्सेप्ट था, वहां पर हम लोग दोनों एंगल देखते थे। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में भी इन्वेस्टर का एंगल भी देखते थे, कंपनीज का एंगल भी देखते थे। बट हम लोग अभी जो चैप्टर के बारे में बात करने जा रहे हैं, इसमें इन्वेस्टर का कॉन्सेप्ट के बारे में ज्यादा बात कुछ नहीं होगा। मेनली कंपनीज के कॉन्सेप्ट में ही बात होगा कि क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजर जो एक कंपनी को मैनेज कर रहा है या फिर अगर कोई किसी कंपनी के बिजनेस पे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो कंपनी अपने आप को कैसे चला रहे हैं उसको जानने का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका। या फिर आप ऐसे बोलो कि एक कंपनी अपने आप को जब मैनेज करता है तो वो किस तरीके से मैनेज करता है। चैप्टर का नाम हो गया सर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस एंड कैपिटल बजटिंग। दोनों नाम से ये चैप्टर पॉपुलर है। चलो मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। क्या ऑनलाइन में स्क्रीन शेयर है सर? हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। ओके सर, जैसे कि आप देख रहे हो कि मैं एक बार बोला कैपिटल बजटिंग और एक बार बोला इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, तो क्या इन्हें दोनों वर्ड इंटरचेंजेबली यूज किया जा सकता है? सर, इसको इंटरचेंजेबली यूज करने का जरूरत नहीं है क्योंकि इट्स ऑटोमेटिक, दोनों नाम एक साथ आता है। देखो, मैंने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस बोला, ठीक सेकेंड लाइन में डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ पर्पस ऑफ कैपिटल बजटिंग फॉर बिजनेस एंड कैपिटल बजटिंग एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस दोनों एक ही चीज है। अब क्या चीज है ये तो तुमको मैं अभी पढ़ाऊंगा तो समझ में आएगा। आज तो मैं कंप्लीट एक ओवरव्यू देने का पूरा ट्राई करूंगा। इसके बाद धीरे धीरे इस चैप्टर में 5-7 क्लास होगा तो आपको और आइडिया लगेगा कि भाई ये कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको कैसे गहराई से समझा जा सकता है। बट आई होप कि चैप्टर के नाम से एंड टॉपिक से इतना समझ में आ जाना चाहिए कि ये टॉपिक या चैप्टर मेनली फोकस किस चीज पे करता है। ये टॉपिक या चैप्टर फोकस करता है किसी भी बिजनेस का इन्वेस्टमेंट डिसीजंस पे। जैसे से फॉर एग्जांपल हम लोग काफी सारा न्यूज देखते रहते हैं, जैसे स्पेशली जो लोग स्टॉक मार्केट एंड प्रैक्टिकली कम मार्केट के साथ जुड़ा हुआ है, इनको ऑर्डर मिलता है। जैसे काफी हम लोग बात करते हैं कि इस कंपनी को ऑर्डर मिला है, ठीक है, तो हम लोग ऑर्डर बुक देखते हैं कि भाई इसका ऑर्डर कैसे है मार्केट में। ऑर्डर मिलने का मतलब होता है प्रोजेक्ट मिलना, ठीक है। तो बड़ा बड़ा कंपनी को बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट मिलता है और जैसे कंपनी को प्रोजेक्ट मिलता है तो प्रोजेक्ट मिलने पे वो वहां पर खर्चा करता है।
से फॉर एग्जाम्पल आज ही मैं बात कर रहा था, जैसे रेल टेल के बारे में बात हो रहा था, आरबीएनएल के बारे में बात हो रहा था, आज सुबह ही बात हो रहा था। रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, देख रहे हो सर, 12 घंटा पहले, आज सुबह ही क्लास में बात हो रहा था। आप में से जो लोग स्टॉक मार्केट पढ़ते हो, मे भी उनको पता होगा। आई थिंक क्लास में कोई स्टूडेंट्स ही मुझे बोल रहा था कि ऐसा ऐसा बात। ठीक है, जस्ट मैं आपको एक छोटा सा चीज दिखा रहा हूँ कि रेलटेल शेयर्स प्राइस जम्प्स more than 6%, मल्टीपल ऑर्डर विंस इन बिहार। अरे वाह, बिहार का बोलबाला है सर, बीजेपी बिहार को भर भर के दे रहा है, भर भर के दे रहा है। अभी इंडिया का हाईएस्ट बुलेट ट्रेन कहाँ चल रहा है जानते हो आपको? हाँ, इंडिया में भी सबसे ज्यादा बुलेट ट्रेन बिहार के पास। बुलेट ट्रेन, सॉरी, वो बुलेट ट्रेन सर, अरे वंदे भारत, वंदे भारत। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ वंदे भारत बिहार से छोड़ता है या बिहार को कनेक्ट करता है। सर इतना बिहार के प्रति क्यों, क्या हो गया है सर? सर ये नीतीश कुमार का खेल है, और बीजेपी बाध्य हो रहा है बिहार में इन्वेस्ट करने में। दो नीति मैं बीजेपी का देख पा रहा हूं इसमें। एक, बिहार में बीजेपी का जीतने का बड़ा हाई संभावना है, क्योंकि ऑलरेडी नीतीश को सपोर्ट करके बिहार में बीजेपी को सीट मिलता है। और बीजेपी का जो मानसिकता है, उसका जो आइडियोलॉजी है, ये बिहारी के अंदर है। मैंने एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ, मैंने एटलीस्ट 50-50%, मैंने ऑलरेडी 50-50 में है। अब ये 60-70% भी हो सकता है। तो बीजेपी इसलिए भी बिहार की तरफ फोकस कर रहा है। जैसे उड़ीसा में इस फोकस के ऊपर बात बेस करके उड़ीसा का इतना दिन का सरकार को जाना पड़ा, जो ये नवीन पटनायक का, और उड़ीसा में बीजेपी ने सरकार बना दिया। बीजेपी पहले बहुत ज्यादा गुजरात बेस्ड, नॉर्थ इंडिया बेस्ड पार्टी हुआ करता था, लेकिन बीजेपी ने धीरे धीरे नॉर्थ इंडिया एंड वेस्टर्न इंडिया को छोड़ के, जैसे पहले बीजेपी का परचम जनरली दिल्ली, राजस्थान, अ, दिल्ली में उतना था नहीं, बट बेसिकली राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश, अ, महाराष्ट्र में भी जब तक बाल ठाकरे नहीं थे, तब तक बीजेपी बाल ठाकरे के साथ भी काम किए थे, शिवसेना के साथ। कर्नाटका को भी जीता। ठीक है, इधर आपका उत्तर प्रदेश में तो जब से आया तब से तो बाबा का चल ही रहा है, योगी। ठीक है, तो ये सब जोन में बीजेपी था, ईस्टर्न इंडिया में बीजेपी का जगह नहीं था। पर उड़ीसा जीत के उन्होंने दिखाया कि भाई क्या है। अब बीजेपी देख रहा है कि बंगाल में दीदी बड़ा स्ट्रांग है, दीदी स्ट्रांग भी है, और यहाँ का जनता के साथ बीजेपी आइडियोलॉजी प्रॉपरली मैच नहीं कर, है ना। अभी यहाँ का मैंने बीजेपी का जो आइडियोलॉजी है और बंगाल का जो लोगों का सोच विचार, जो स्पेशली कम्युनिस्ट जमाने से जो चेंज हो गया है, इसके साथ अभी बहुत सारा चीज चीज कनेक्ट करना जरूरी है। ऑलरेडी वोटिंग परसेंटेज में मैंने देखा कि 40% लोग बीजेपी को वोट देता है। ओवरऑल अगर जितना भी जनसंख्या वोटर्स है, 40% वोट बीजेपी को मिलता है, बहुत है। लेकिन सीट नहीं मिलता जीतने के लिए। अब सर यहाँ पर आप बोल रहे थे सर बिहार के साथ क्या कनेक्टिविटी, लेकिन बिहार में सीट मिल रहा है, ऊपर से नीतीश बाबू को सपोर्ट करके नीतीश बाबू खेल खेल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर बिहार में भी बीजेपी जम जाए, तो ईस्टर्न इंडिया में उड़ीसा एंड बिहार अगर बीजेपी के हाथ में हो जाए ना, तो बंगाल साइडलाइन हो जाए। तो ये बंगाल का लोगों को समझना चाहिए कि स्ट्रेटेजिकली वो पीछे चला जाएगा। क्यों? क्योंकि जब तक, अभी देखो अगला 4 साल सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी ही रहने, ओडिशा को ऑलरेडी 1 साल मिल गया है बीजेपी का। तो ग्रोथ 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 का जो इंजन है वो उड़ीसा को मिलना चालू हो गया है। नीतीश कुमार बीजेपी के साथ सेंट्रल में सरकार बनाया, मोदी को प्राइम मिनिस्टर वापस बनाने में नीतीश कुमार का बहुत बड़ा रोल प्ले है। सीट शेयरिंग रहा है। अगर नीतीश कुमार सीट शेयर नहीं करता, तो उधर प्रधानमंत्री मोदी फिर से बनने का सवाल खड़ा हो जाएगा। अब ऐसे हालत में बिहार को भर भर के देना तय है। तो 2-3 स्ट्रेटेजी है जो मुझे समझ में आ रहा है। तो ऐसे हालत में बिहार का इतना सारा प्रोजेक्ट पाना, हर चीज में बिहार का तरक्की के बारे में सोचना, या और कुछ नहीं। चलो अच्छा है, कम से कम बिहार काफी पीछे चला गया था। बट एक चीज है कि इस हालत में बंगाल को प्रोजेक्ट का पैसा नहीं मिल रहा है,
बंगाली वाले सब सोचे हम लोग सर कुछ, हाँ कुछ तो करे, नहीं तो सारा पैसा लेके जाएगा सर। अब देखो रेलटेल कॉर्पोरेशन जो रेलवे का इतना सारा काम करता है, वो भी प्रोजेक्ट लेके जा रहा है बिहार में। ये देखो, रेलटेल कॉर्पोरेशन शेयर प्राइस रोज 3% इन अर्ली ट्रेडिंग सितंबर 9, आज ही हुआ है। कितना प्रोजेक्ट का मिला है? द एस्टिमेटेड साइज ऑफ ऑर्डर इज, बाप रे बाप, काउंट कर लो सर, जिसको 2026 तक एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। अप्रोक्स 260 करोड़ के आसपास होगा सर, 262 करोड़ समथिंग, ठीक है। ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रोजेक्ट मिला है सर। तो व्हाट इज द पॉइंट सर? अब ये दिखा के आप क्या बताना क्या चाहते हो? अरे सुनो, ये दिखा के मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब एक कंपनी को प्रोजेक्ट मिलता है, ठीक है, तो उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना पड़ता है। सरकार पैसा डालता है, कंपनी पैसा डालता है, बेसिकली इन्वेस्टमेंट होता है, और उस इन्वेस्टमेंट को एग्जीक्यूट करना होता है और बदले में रिटर्न कमाना होता है। समझे आप? हाँ। तो हमारा आज का जो चैप्टर है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ये जो चैप्टर्स है, ये चैप्टर्स हमें एक्चुअली ये सिखाएगा कि कैसे एक कंपनी कैपिटल बजटिंग और इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेता है, ठीक है, और कैसे प्रोजेक्ट सिलेक्ट करते हैं, या फिर इसको सिलेक्ट करने का कैसा अंदर का बात होता है, मैंने कंपनी चलाने का तरीका क्या है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि रेलटेल क्या सोच रहा है, मैं आपको बताऊंगा कि कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट, रेलटेल जस्ट एक एग्जाम्पल था, कि कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट में पैसा डालने से पहले एक कंपनी अपने अंदर, ठीक है, किस तरह का डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के साथ गुजरता है। इसका कुछ टेक्निक्स है, जो टेक्निक आप लोगों के सीए, सीएफए, सीएमए एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो सभी टेक्निक आपको सीखना पड़ेगा, जिसके पीछे कैलकुलेशंस भी है, और फाइनेंस बने कैलकुलेशंस तो इसका पार्ट है। कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं जो आपको मैं धीरे धीरे बताऊंगा, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, सिस्टम, सब कुछ धीरे धीरे समझाने से फिर जाके तुमको पता चलेगा कि कंपनी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस कैसे ले सकता है, ठीक है। और आप भी अपना कोई छोटा मोटा बिजनेस चलाते हो, या अपना कोई भी बिजनेस या प्रोफेशन चलाते हो, तो आप उसमें भी सेम काइंड ऑफ यूज कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है, यहाँ से क्वेश्चंस पूछता है, गारंटी पूछेगा, पूछेगा ही पूछेगा। चलो फिर स्टार्ट करें टॉपिक। तुम सबको बात थोड़ा सा समझ में आया सर? पूरा तो नहीं आ सकता, थोड़ा, ये पूरा हाँ सर। समझाया नहीं, पूरा अभी तक समझाया नहीं तो कैसे समझेगा? समझाया, थोड़ा सा इंट्रो दिया, तो वही मैं पूछा कि इंट्रो समझ में आया? चलो बढ़िया है। पेन एंड कॉपी रेडी रखना, लेकिन अभी लिखाऊंगा नहीं, अभी थोड़ा सा बताऊंगा, उसके बाद लास्ट में थोड़ा सा लिखाऊंगा। ये कैपिटल बजटिंग टेक्निक ना बहुत ही पसंदीदा टॉपिक है एग्जाम के लिए भी, फॉर सीए, फॉर सीएमए, फॉर सीएफए, फॉर सीएस, ठीक है। ऐसे कोर फाइनेंस में काफी हार्ड क्वेश्चंस पूछता है सीए एंड सीएफए लेवल, और सीए, सीएमए एंड सीएस को भी हार्ड ना भी पूछे, लेकिन इसका जो बेस मॉडल क्वेश्चन है वो तो पूछेगा ही, ठीक है। मैं तो हर तरीके से रेडी कर दूंगा, बाकी जिसका जो एग्जाम है वो देख लें, ठीक है। इजी टफ सब करूंगा। टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, बेसिक प्रिंसिपल्स फॉर मेजरिंग प्रोजेक्ट कैश फ्लोज, कैपिटल बजटिंग इन स्पेशल केसेस, देयर आर सर्टेन इंपॉर्टेंट टेक्निक्स। ये सब टेक्निक में ही थोड़ा टाइम लगेगा, जैसे कि पेबैक पीरियड, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, एनपीवी, पीआई, आईआरआर, एमआईआरआर, डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड। एग्जाम में इसमें से कोई भी टेक्निक का सवाल हो सकता है, इवन हो सकता है कि इसमें से सारे के सारे टेक्निक पूछ लो, एक क्वेश्चन देके सारा टेक्निक पूछ सकता है, तो आपको सारा टेक्निक जानना पड़ेगा। सर नहीं, हम बस दो जानेंगे, दो छोड़ देंगे, नहीं चलेगा, ठीक है। हर एक टेक्निक के बारे में जानना चाहिए। सर ये सब क्या है? सर ये सब टेक्निक होता है जो कंपनी बिजनेस में पैसा लगाने से पहले डिसीजंस मेकिंग के लिए
टेक्निक यूज करते हैं। जब किसी प्रोजेक्ट में बड़ा पैसा जाता है ना, 500 करोड़, 1000 करोड़, 5000 करोड़, वट एवर भी दी अमाउंट, 50 करोड़, 100 करोड़, एज पर योर कैपेसिटी, 20 करोड़, 10 करोड़, 1 करोड़, 50 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 5 लाख, आपका कैपेसिटी के हिसाब से जब बड़ा अमाउंट ऑफ पैसा बिजनेस पे लगता है, और जब उस पैसा को डालने के बाद मैंने एक बार इन्वेस्ट कर दो तो वापस नहीं लिया जा सकता। क्या नहीं लिया जा सकता? वापस नहीं लिया जा सकता। इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं इरिवर्सिबल। क्या बोलते हैं इसको? इरिवर्सिबल, माने जिसको रिवर्स करना संभव नहीं है। सीधा पैसा डालो। तो इसका मतलब है जो इतना बड़ा अमाउंट है, एक बार डाल दिया तो पैसा वापस नहीं किया जा सकता, थोड़ा भी कुछ भी नहीं मिलेगा। माने रेल का टिकट नहीं है कि कैंसिल करने से कुछ रिफंड हो जाए, या प्लेन का टिकट नहीं है कि कुछ रिफंड हो जाए, कुछ नहीं रिफंड हो, रिफंड कुछ होगा नहीं। और कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं, मैंने सब करोड़ों का प्रोजेक्ट है, 100 200 300 400 500 करोड़ का प्रोजेक्ट। वो सब केस में ये इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के लिए बहुत ज्यादा सोचना पड़ता है। समझ में आ रहा है? हाँ, आप इसको छोटे मोटे लेवल पे भी सोच सकते हो एज पर योर कैपेसिटी। अगर आपका कैपेसिटी 10 लाख का है तो आपके लिए तो 10 लाख बहुत है। सपोज योर कैपेसिटी इज 10 लाख फॉर द बिजनेस, तो फॉर यू 10 लाख इज वेरी हाई अमाउंट, बट फॉर बिग कंपनीज 10 लाख इज नथिंग। जैसे आपको मैं आज अमेजन का एक इन्वेस्टमेंट दिखा रहा हूँ। ऐसे तो अमेजन शेयर मार्केट में नहीं है, बट बिजनेस के लिए दिखा रहा हूँ। हाँ यार, कुछ भी फ्री में नहीं दिखाता है, थोड़ा बहुत फ्री में दिखाया करो यार। सब सब्सक्राइब थोड़ी कर पाएंगे। स्टूडेंट्स को दिखाना चाहते हैं, सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो। हट। फोटो दिखाई देना, फिर दिखाते हैं। अच्छा, चलो आपको बस मेन चीज बता देते हैं। मेनली क्या हुआ है कि अमेजन ने हमारे कोलकाता के सामने, आ, ज्यादा दूर नहीं सर, कोलकाता से 20-30 किलोमीटर की दूरी में, हुगली डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं, जैसे डानकुनी बोल के एक जगह है, डानकुनी से थोड़ा सा अंदर, मैं एग्जैक्ट लोकेशन नहीं जानता, बट इतना पता है कि हुगली डिस्ट्रिक्ट में अमेजन ने बड़ा बड़ा फैसिलिटीज बना रहा है। मैंने बेसिकली फैसिलिटीज बने, इट्स लाइक अ हब, फैसिलिटी हब, माने गोडाउन वेयर हाउस बोल सकते हो, जहां पर सारा प्रोडक्ट एकदम हमेशा रेडी रहेगा, और वहां से पूरा कोलकाता एंड ईस्टर्न इंडिया को सप्लाई देगा। कोलकाता इज अ बिग मार्केट। तो अमेजन कितना खर्चा किया मैं आपको दिखाता हूँ। ऑलरेडी डील हो गया है या फिर होने वाला है। अमेजन विल पे मंथली रेंट ऑफ 1.26 करोड़। मंथली रेंट पे करेगा, जो फैसिलिटीज बना है उसका रेंट, मैंने किसी और ने बनाया, अमेजन उसको खरीदा नहीं, उसमें रेंट पे करेगा अमेजन 1.26 करोड़ का। और उसमें रेंटल इंक्रीमेंटल होगा 12% हर महीने, हर साल। हाँ नहीं, हर साल नहीं, एवरी 3 ईयर्स, एवरी 3 साल में रेंट इंक्रीमेंट होगा 12% में। तो इसका एस्टिमेटेड जो कॉस्ट, अच्छा 20 साल का लीज है, और टोटल एरिया है 5.59 लाख स्क्वायर फीट, एंड यू कैन से दैट 5.5 लाख स्क्वायर फीट का जगह में अमेजन अपना वेयर हाउस बना रहा है। 5.5 लाख स्क्वायर फीट। सर हम लोग जनरली 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK बोलते हैं ना। जैसे एक स्टैंडर्ड 2 BHK बनता है 1000 से 1200 स्क्वायर फीट, 1 BHK बनता है 600 स्क्वायर फीट, ठीक है, 500 से 600 स्क्वायर फीट। 3 BHK बनता है 1500 स्क्वायर फीट। समझ रहे हैं?
4 BHK होगा तो 2000 स्क्वायर फीट, ऐसा ही सिस्टम होता है। नाउ अब हिसाब लगाओ कि 5.5 लाख स्क्वायर फीट, ठीक है, अंदाजा लग रहा है। जैसे ये जितना एरिया है इसमें एक 1 BHK बन जाएगा, ठीक है, मैंने इससे हार्डली 300 से 400 स्क्वायर फीट एरिया है, 350 होगा प्रोबेबली। 1 BHK नहीं होगा, 1 रूम किचन होगा। 1 BHK नहीं होगा, आजकल शहर में ऐसा को 1 BHK बना के बेच देगा, लेकिन इट्स अ 1 रूम किचन एक्चुअली। एक 10 बाई 12 का रूम हो जाएगा, एक किचन हो जाएगा, एक छोटा सा जगह हो जाएगा नॉर्मल। तो जस्ट इमेजिन करो 5.5 लाख स्क्वायर फीट, इमेजिन करके देखो, ठीक है, जिसका रेंट देगा 1.26 करोड़ एनुअली, जो रेंट इंक्रीमेंट करेगा एवरी 3 महीने में 12%, जिसका 20 साल का लीज है, माने 20 इयर्स का रेंटल है, लीज बोलते हैं, लॉन्ग टर्म रेंट को लीज बोलते हैं, लॉन्ग टर्म रेंट को लीज बोलते हैं, और जिसका पूरा खर्चा पड़ जाएगा 20 साल में अप्रोक्स 450 करोड़ पे, 450 करोड़। नाउ व्हाट इज माय पॉइंट सर? माय पॉइंट इज वेरी सिंपल। एक कंपनी एक जगह में पैसा डाल रहे हैं सर, 450 करोड़ का अप्रोक्स इन्वेस्टमेंट कर रहा है सिर्फ वेयरहाउस फैसिलिटीज बनाने का, तो उनका एस्टिमेटेड रिटर्न कितना होगा? एस्टिमेटेड रिटर्न कितना होगा, माने वो कितना बड़ा मार्केट साइज को देख के कर रहा है, वो भी मिनिमम सोच रहा है, मैक्सिमम नहीं। कि 450 करोड़ डाल रहा है, 20 साल में 450 करोड़ इन्वेस्ट करके वो कितना कमा सकता है, ये जरूरी होता है। माने यू कैन से दैट इट्स अ कैश आउटफ्लो कितना होगा उसका 20 साल में, 450 करोड़, दिस इज कॉल्ड कैश आउटफ्लो। अब 20 इयर्स में इतना कैश उनके अमेजन का जाएगा फैसिलिटीज, इस एक फैसिलिटीज के पीछे। बंगाल में ऐसा एक नहीं सर, ऑलरेडी ऐसा 15-20 फैसिलिटीज इनका चलता है, लेकिन ये वन ऑफ द बिग बन रहा है। लेकिन अब यही जो 450 करोड़ का फैसिलिटीज है, इसका मतलब कम से कम 20 साल में वो डबल तो करेगा, हाँ, डबल से ज्यादा ही करेगा। माने कुछ नहीं तो कम से कम 1000-1500 करोड़ तो निकालेगा यहाँ से, कम से कम। माने जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसे एस्टिमेट करने से और पता चलता है कितना। जैसे मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि अमेजन से बंगाल मार्केट में, सुबह ही मैं स्टॉक मार्केट क्लास में बोल रहा था कि बंगाल मार्केट या कोलकाता के बेसिस, कोलकाता के मार्केट में अमेजन का ग्रोथ रेट है ईयर ऑन ईयर 171%, 171% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। माने पिछले साल जो बिजनेस किया था उस हिसाब से इस साल का बिजनेस 171% में ज्यादा हुआ। मैंने ऑलमोस्ट 2 डबल, एक डबल मैंने 100% होता है, 2 डबल मैंने 200% होता है, मैंने ऑलमोस्ट 2 डबल, 2 गुना जिसको हम लोग बोलते हैं, ये ग्रोथ है। मैंने आज अगर आप से फॉर एग्जांपल 10 लाख का मालिक हो, तो नेक्स्ट ईयर आप 20 लाख का हो जाओगे या 30 लाख का हो जाओगे, उसके बाद नेक्स्ट ईयर आप 60 लाख का हो जाओगे, फिर 3 साल में आप करोड़पति बन जाओगे, फिर 4 साल में आप सुपर करोड़पति बन जाओगे, ऐसा ऐसा ग्रोथ। समझ रहे हैं सर? तो बिजनेस किस तरीके से होता है, ऐसे तो हम लोग आम आदमी इतना समझ नहीं पाते, क्योंकि हम लोग छोटा मोटा में खुश हो जाते हैं। दिन का 10,000, दिन का अगर कोई 2,000 भी कमा ले बड़ा खुश होते हैं हम लोग, ठीक है। तो हम लोग के हिसाब से ये करोड़ों का हिसाब पहले तो माथा में घुसता नहीं है। अरे बाबा, 450 करोड़ का 20 साल में कितना पैसा है, अरे वही तो। लेकिन यहाँ पर एक बात है सर, 1.26 करोड़ रेंटल ले रहा है, माने कंपनी हर साल इतना पैसा आउटफ्लो करेगा, तो कितना इनफ्लो आ सकता है इसका एस्टिमेट जरूर करेगा, क्योंकि बिना रिटर्न का एक भी पैसा वो मार्केट में नहीं डालेगा। और अमेजन है जो इतना सक्सेसफुल इंटरनेशनल एक बिजनेस है, क्योंकि बहुत सक्सेसफुल है। अमेजन इज द बिगेस्ट कंपनी इन द वर्ल्ड,
एक टाइम था माइक्रोसॉफ्ट के बाद और टेस्ला आने से पहले, अमेजन का जेफ बेजोस जो अमेजन का मालिक है, वो वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन हुआ करता था, मैंने टॉप, अभी भी टॉप में है, टॉप 5 के अंदर आज भी आ जाता है। लेकिन ये टेस्ला आने से पहले वैल्यूएशंस में जेफ बेजोस नंबर 1 हुआ करता था, माइक्रोसॉफ्ट को पीछे छोड़ दिया था। तो एग्जैक्टली ऐसा ही प्रोजेक्ट में जब पैसा लगता है, कितना रिटर्न एस्टिमेटेड आ सकता है, उसका हिसाब किताब जो होता है, वो हम लोग इस चैप्टर के थ्रू से जान पाए। समझ में आ रहा? हाँ, थोड़ा आइडिया दे पा रहा हूँ ना सर? बस बस इतना सा आइडिया लेके आगे बढ़ते हैं ना। आप सबको समझ में आ रहा है ना सर? हेलो, ऑनलाइन में पूछ रहा हूँ मैं। हाँ सर। सर क्या क्या पढ़ना होगा इस चैप्टर के अंदर? वो जो टेक्निक है वो सारा टेक्निक सीखना होगा, सबसे मेन बात ये है। ठीक है, वो जो टेक्निक अभी दिखा रहा था वो सारा टेक्निक सीखना होगा। आज तो मैं थोड़ा ओवरव्यू दूंगा, नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स आपको ईच एंड एवरी टेक्निक का कैलकुलेशंस वगैरह सब जानना होगा। चलो थोड़ा स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे पता चले। अब जो बात मैं इतना देर से साधारण सिंपल भाषा में बोल रहा था, एग्जाम्पल दे दे के, रियल लाइफ कुछ खबर दिखा के, अब वही चीज देखो यहाँ पर एग्जाम स्टाइल में लिखा हुआ है, किताबी स्टाइल। कैपिटल बजटिंग एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग। क्या है कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग? सर कैपिटल बजटिंग इज द प्रोसेस ऑफ इवेल्युएटिंग एंड सिलेक्टिंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। यही मैं बोल रहा था, इवेल्युएट करना माने एनालाइज करना, एंड सिलेक्ट करना प्रोजेक्ट। जैसे अमेजन ने सिलेक्ट किया, जैसे रेलटेल ने सिलेक्ट किया, है ना, पहले इवेल्युएट किया फिर सिलेक्ट किया। ये जो इवेल्युएट करने का कॉन्सेप्ट है, इसे बोलते हैं कैपिटल को बजट करना। और सिलेक्ट जो होता है वो है इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेना। थैंक यू, समझ गए आप? बढ़िया है। So capital budgeting is the process of evaluating and selecting the long-term investment that are consistent with the firm's goal. Firm माने company of maximizing shareholders, माने ऐसा इन्वेस्टमेंट करे ताकि शेयर होल्डर जो कंपनी में पैसा लगाया उनको ग्रोथ कर पाए, उनका पैसा का ग्रोथ कर पाए। सिंपल भाषा में बोले तो जो पैसा डाला है ना कंपनी में, वो सबका पैसा ग्रोथ। नहीं तो इन्वेस्टर कभी भी कंपनी में पैसा लगाना नहीं चाहेगा। ऐसे कंपनी में पैसा लगाना चाहिए जो कंपनी ग्रोथ करता है। इसलिए कंपनी क्या प्रोजेक्ट ले रहे हैं, उस प्रोजेक्ट से कितना रिटर्न एस्टिमेटेड आ सकता है, ये सब टेक्निक आपको समझ में यहाँ से आ जाएगा। अगर ये जो लोग इस इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हैं ना, जैसे हम लोग सोचते हैं ना बहुत ज्यादा कि कौन सी चीज में लगाए पैसा, तो कंपनी का डिटेल्स चेक करके वो कहाँ पैसा डाल रहा है, कितना पैसा डाल रहा है, क्या एस्टिमेशन कंपनी बता रहे हैं, आपका खुद का एक एनालिसिस की क्या हो सकता है, फिर आप आराम से उस कंपनी में पैसा रख सकते हैं। और सबसे बड़ा बात ये, मेनली इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए नहीं, मेन ये है कि अगर आप एक कंपनी का फाइनेंस मैनेजर हो तो आपके ऊपर दायित्व होता है कि कंपनी इन्वेस्ट करेगा, आप बताओ सही है कि गलत है। ठीक है, एक मैनेजर को पूछता है कि बताओ फाइनेंस मैनेजर कि क्या इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या 20 साल का इस प्रोजेक्ट में जहां 450 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, हर साल 1.26 करोड़ विद 12% इंक्रीमेंट एवरी 3 years, शुड वी चूज दिस प्रोजेक्ट? किस पे डिपेंड करता है? एक फाइनेंस मैनेजर से। अगर मैनेजर ना बोला तो ना, मैनेजर हाँ बोला तो। ऐसे ही नहीं मिलता हाई सैलरी का नौकर। अगर आपको ये सब नहीं करना है तो बनो ना डेटा एंट्री ऑपरेटर, 10-15 हजार का नौकरी भरा पड़ा है। गुस्सा मत करो सर। सीखने के लिए तो एनालिटिकल होना ही पड़ेगा ना। लोग बोलते हैं हाई सैलरी जॉब नहीं मिल रहा है, कैसे मिलेगा हाई सैलरी जॉब? सीखो हाई सैलरी के लिए। हाई सैलरी हाई नॉलेज से आता है, तो बनाओ हाई नॉलेज। आज नहीं तो कल देगा आपको, नहीं देगा? तो ज्ञानी को माथा में उठा के रखते लोग। अच्छा, एक चीज इंटरेस्टिंग है जो मैं बार बार बोला था आपको, इट डील्स विथ
लार्ज कैश आउट। देखो कैपिटल बजटिंग किस चीज को डील करता है? लार्ज कैश आउट। दैट इज ऑल्सो नोन एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसको शॉर्ट में बोलते हैं कैपेक्स। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में इन्वेस्टमेंट डिसीजंस का सबसे बड़ा पार्ट यह है कि लार्ज कैश आउटफ्लो मैनेज करना होता है। ये सब कंपनी के एंगल से बात करें तो सब 10-20 लाख 50 लाख ये सब नहीं, इवन 2-4 करोड़ भी कुछ नहीं, 100-100 करोड़ का खेल है कंपनी के लिए। सेकेंड इज लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस। जैसे अमेजन 20 साल का लीज पे जा रहा है, इम्प्लीकेशन लॉन्ग टर्म। अमेजन का मालिक जो है जेफ बेजोस, शायद वो मर जाएगा, ठीक है, मे भी जिंदा ना रहे, बूढ़ा हो जाएगा, ऑलरेडी 50-55 का है, ठीक है, 20 साल बाद 75 का हो जाएगा, लेकिन उनको अपने लिए नहीं, कंपनी के लिए काम करना है। बड़े बड़े बिजनेसमैन ना सेल्फलेस होते हैं। सेल्फलेस माने सिर्फ अपने लिए नहीं, सबके लिए सोचता है। बहुत बड़ा दिल वाला होना पड़ता है, तभी जाके बड़ा जिगरा आता है, और तभी जाके बड़ा इन्वेस्टमेंट करने का साहस आता है। हमारे जैसे लोग, हम लोग जैसे लोग क्या सोचते जानते हैं? हम, मैं, मेरा परिवार, हम दो हमारे दो, मैं, मेरा बीवी, मेरा बच्चा, मेरा माँ बाबा, बस इससे बाहर हम लोग कुछ सोच ही नहीं पाते ना, इसलिए हम लोग कभी बड़ा हो ही नहीं पाते। जो वर्ल्ड का रिचेस्ट होते हैं ये सिर्फ मैं नहीं करता। आपके बिहार में एक बहुत अच्छा कहावत है, बिहार में मैं नहीं बोलता, है ना, हम बोलते हैं। हाँ, बिहार में मैं नहीं बोला जाता, बहुत अच्छा प्रैक्टिस है ये। बिहार में कोई नहीं बोलता मेरा, हाँ, बोलता है मेरा, हमारा, हाँ, मैं देख लूंगा नहीं बोलता बिहार में, हम देख लेंगे, हाँ, ऐसे बोलते हैं ना, हम देख लेंगे, हाँ, मैं देख लूंगा नहीं बोलता है, ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग। लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस, इरिवर्सिबिलिटी ऑफ डिसीजंस, मैंने पैसा लगाने के बाद पैसा वापस करना मुश्किल है, समझ रहे हो? एक्सपैंडिंग अ फैक्ट्री, एग्जांपल जैसे कि फैक्ट्री एक्सपांड करना, लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट लाइन, बाइंग अ न्यू मशीनरी, एंटरिंग अ न्यू मार्केट, ये से केसेस में ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन जैसा कॉन्सेप्ट काम आता है। स्टेप्स इन कैपिटल बजटिंग, क्या क्या चेक करना होता है कैपिटल बजटिंग के अंदर? पहला स्टेप्स, आइडेंटिफाइंग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, कि बिजनेस के किस तरह का बिजनेस में कौन से प्रोडक्ट में पैसा लगाना सही रहेगा। आइडेंटिफाइंग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, हर बिजनेसमैन को सोचना चाहिए, चाहे छोटा हो या बड़ा। भले ही हम लोग बड़े लोगों के लिए पढ़ रही है चीज, छोटा मोटा लोगों के लिए पढ़ते नहीं हम लोग, लेकिन छोटा बड़ा हर बिजनेसमैन को सोचना चाहिए कि हम अपना पैसा कहाँ लगाएं। स्क्रीनिंग इवेल्युएशन ऑफ प्रोजेक्ट्स, स्क्रीनिंग एंड इवेल्युएशन ऑफ प्रोजेक्ट्स। अब स्क्रीनिंग एंड इवेल्युएशन ऑफ प्रोजेक्ट्स क्या होता है? स्क्रीनिंग माने वही, जैसे ये स्क्रीनिंग वर्ड ज्यादा यूज होता है सिनेमा वगैरह में, जानते हो? हाँ, सिनेमा मार्केट में रिलीज होने से पहले स्क्रीनिंग होता है। जैसे फिर से वो मैं टैक्स के क्लास में बोल रहा था, बंगाल फाइल्स, हाँ, अब ये बंगाल फाइल्स का स्क्रीनिंग बंगाल में जब होने के लिए बोला था, वेस्ट बंगाल कोलकाता के एक 5 स्टार होटल में उसका स्क्रीनिंग हो रहा था। हाँ जी, कोई भी सिनेमा रिलीज होने से पहले स्क्रीनिंग होता है, पब्लिक से उसका ओपिनियन लिया जाता है, और बड़े बड़े जैसे कि मानो मूवी का जो ये होता है, क्या बोलते हैं उसको, नहीं डायरेक्टर नहीं, डायरेक्टर लोग ही करेगा, जैसे एक फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड होता है, ठीक है,
फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड होता है कि कोई कोई पर्टिकुलर सीन दिखाना चाहिए नहीं चाहिए, ठीक है, सेंसर बोर्ड बोलते हैं, सेंसर बोर्ड बोलते हैं। अगर कोई सीन ऑफेंसिव सीन है जो समाज के लिए सही नहीं है या नहीं दिखाना चाहिए, तो सेंसर बोर्ड वो सब सीन को थोड़ा सा कट करने के लिए बोलता है। लेकिन सारा बात कट नहीं किया जा सकता। अगर सब कुछ कट कर दिया जाए, ऐसे तो बहुत चीजें हैं जो ऑप्शन है या नहीं दिखाना चाहिए, सबका अलग अलग ओपिनियन होगा, तो फिर समाज में दिखाने लायक कुछ रहेगा नहीं। इसलिए जो आर्टिस्ट होते हैं वो बड़ा खुल के सोचता है। आर्टिस्ट अपने आप को छुपा के नहीं सोच सकता। जैसे हम हमारे जैसे लोग और आर्टिस्ट में क्या ये होता है कि आर्टिस्ट बड़ा ओपन माइंडेड होते हैं। अगर वो एक राइटर है तो खुल के लिखते हैं, छुपाते नहीं है। जैसे हम लोग नॉर्मल लोग क्या है ना, कोई भी चीज लिखने से पहले डर जाएंगे, है ना। अगर मैंने कोई कंट्रोवर्शियल पॉइंट से डर जाएंगे, पहले ये लिखेंगे, नहीं क्या पता क्या खराब मान लेगा, ऐसा नहीं बोल सकता। हमको पता है सच है, बट आर्टिस्ट सच बोलता है, तभी तो आर्ट है। आर्ट का इतना कदर क्यों होता, क्योंकि आर्ट सच दिखाता है। जो आर्ट में सच्चाई नहीं है उस आर्ट का कदर नहीं है। और इस दुनिया में सबसे कड़वा सच होता है। किसी भी तरह का आर्ट, मैं ज्यादा नाम नहीं लेना चाहता, नहीं तो डिस्कशन अलग हो जाएगा या फिर थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। लेकिन अगर आप लोगों को ज्ञान है तो आप लोग इसको धीरे धीरे समझ जाओगे। इसका मतलब आर्ट का मतलब एक होता है वल्गैरिटी, माने गंदा चीजें दिखाना, उसको आर्ट नहीं बोलता, इसे गंदा मार्केटिंग बोलता है। और एक होता है सच में आर्ट, जिसके अंदर एक सेंस होता है, एक इमोशंस होते हैं, एक सोच होता है, एक ख्याल होता है, एक फ्यूचरिस्टिक मैटर्स होते हैं, एक पास्ट का विषय होता है, एक प्रेजेंट कंडीशंस का फिलोसॉफी होता है, वो आर्ट होता है। समझ रहे हो। अब क्या है ना, कट करने का मतलब हर चीज कट कर दे सेंसर बोर्ड अगर बोल तो मुश्किल हो जाए। फिर भी जो भी मैक्सिमम चीजें सही नहीं होता वो कट करने के लिए बोलता है। जो भी हो, फिल्म स्क्रीनिंग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय होता है। एक बिजनेसमैन किसी भी बिजनेस में पैसा लगाने से पहले ठीक जैसे फिल्म स्क्रीनिंग होता है, सिनेमा हॉल में आने से पहले स्क्रीनिंग करते हैं। और बिजनेसमैन भी प्रोजेक्ट में पैसा डालने से पहले या बिजनेस स्टार्ट करने से पहले उस प्रोजेक्ट या बिजनेस को इवेल्युएट करता है। क्या करता है? इवेल्युएट करता है। समझ में? कैपिटल बजटिंग का पहला पार्ट क्या हो गया सर? आइडेंटिफाइंग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। सेकेंड पार्ट क्या हो गया? स्क्रीनिंग एंड इवेल्युएशन ऑफ प्रोजेक्ट्स। थर्ड पार्ट क्या हो गया? एस्टिमेटिंग कैश फ्लो। एस्टिमेटिंग कैश फ्लोज लाइक जो कैश फ्लो, जैसे कि इंक्रीमेंटल कैश फ्लो, आफ्टर टैक्स कैश बेसिस, नॉट अकाउंटिंग प्रॉफिट। मैंने कहने का मतलब है कि कितना पैसा मेरा खर्चा होगा या फिर कितना पैसा आउटफ्लो इनफ्लो दोनों, कितना जाएगा कितना आएगा, दोनों कैलकुलेट करता है। खर्चा कितना बढ़ सकता है, आफ्टर टैक्स देने के बाद कितना पैसा वापस आएगा, ठीक है। अकाउंटिंग प्रॉफिट बने, सिर्फ हिसाब का प्रॉफिट नहीं, अकाउंटिंग प्रॉफिट बने जिसका हम लोग सिर्फ कैलकुलेट कर रहे हैं। अकाउंटिंग प्रॉफिट के अलावा कुछ इकोनॉमिक प्रॉफिट भी होते हैं, ठीक है, जो कैलकुलेशंस में नहीं है, उसका भी हिसाब रखना पड़ता है, ठीक है। माने दो तरह का प्रॉफिट होता है सर, एक अकाउंटिंग प्रॉफिट और एक होता है नॉन अकाउंटिंग प्रॉफिट। जो हिसाब करके प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाए तो उसे अकाउंटिंग प्रॉफिट कहते हैं। और कुछ प्रॉफिट ऐसे होते हैं जो हिसाब में नहीं आता बट हो सकता है, उससे भी एस्टिमेटिंग कैश फ्लोज के अंदर रखना पड़ता है। ये एक्चुअली इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है। मैं अभी अकाउंटिंग प्रॉफिट के अंदर इतना जा नहीं रहा हूँ। इन फ्यूचर मुझे अगर मौका मिलेगा तो मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। अच्छा सर, क्या क्या डिसीजन मेकिंग क्राइटेरिया होता है? यही सब मेन है सर, यही सब में मैक्सिमम टाइम जाएगा। जैसे एक कॉन्सेप्ट होता है एनपीवी, नेट, जिसे कहते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू। किसी भी बिजनेस का करंट वैल्यू समझना पड़ता है, नेट प्रेजेंट। अगर नेट प्रेजेंट वैल्यू या एनपीवी पॉजिटिव होता है, माने अगर कोई प्रोजेक्ट आपको 1 रुपया भी कमा के दे सकता है,
पॉजिटिवली, देन उस बिजनेस में पैसा लगाना खराब नहीं। अगर 1 रुपी पॉजिटिव भी पैसा आ जाए तो भी आप उसे इन्वेस्टमेंट उस बिजनेस में कर सकते, लेकिन अगर 1 रुपया नेगेटिव भी हो जाए तो नहीं करना चाहिए। जैसे कहते हैं पॉजिटिव, एनपीवी पॉजिटिव होना पड़ता है। सर कैसे होता है एनपीवी पॉजिटिव, सिखाऊंगा ना सर आगे आगे, डायरेक्टली नहीं सिखाने जा रहा हूं, पहले थोड़ा समझा रहा हूं। सर 1 टका में कौन सा लोग प्रोजेक्ट के लिए जाएगा? अरे एग्जाम्पल 1 टका दिया, थोड़ी ना 1 टका के लिए सोचेगा। मे बी अगर प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट करके 400 करोड़ लगा के अगर 1 करोड़ भी आ रहा है तो ठीक है, 2 करोड़ भी आ रहा है ठीक है, बेहतर करने का कोशिश करेंगे, बट एटलीस्ट प्रोजेक्ट में पैसा आ तो रहा है ना, जा तो नहीं रहा है, तो फिर प्रोजेक्ट एक्सेप्ट किया जाता है। बाकी इन्वेस्टर के ऊपर है कि उसको लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, उसको और ज्यादा चाहिए तो फिर वो और ज्यादा की ले जाए, है ना। जैसे हम लोग बैंक में पैसा रखते हैं, बैंक में पैसा रखने से अगर आप आज 1 लाख रुपया बैंक में डिपॉजिट करते हो, साधारण लोगों का बात कर रहा हूँ, तो बैंक 7% के रेट में कम से कम 7,000 टका आपको 1 साल में दे देगा। तो पॉजिटिव तो आ रहा है, तो हम रखो ना बैंक। लेकिन कुछ लोगों को बैंक में पैसा रखने में आजकल हिचकिचाहट है, नहीं बैंक में पैसा रख के पैसा बढ़ता नहीं, ना कहा ना शेयर मार्केट में डालेंगे हम। क्यों? क्योंकि वहां पर 1 लाख 1 साल में मे बी 50,000 प्लस हो जाएगा, डबल हो सकता है, 2 लाख हो जाएगा, 3 लाख हो जाएगा, अब जिसका जैसा सोच। लेकिन 7,000 रुपये खराब ही क्या ले लो इसका भी, समझ रहे बात आप। सेम सेम टू सेम, अगर प्रोजेक्ट में पैसा आ रहा है तो ले सकते हैं, लेकिन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए वो मैन मैन टू मैन वैरी करता है। तो एनपीवी इस मैटर को देखने में हेल्प करता है। आईआरआर ये क्या चीज है सर? इसे कहते हैं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, इंटरनल रेट ऑफ आईआरआर। व्हाट इज आईआरआर? फुल फॉर्म तो बता दिए, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। रियल में कैसे होता है? तो रियल में आईआरआर उस चीज को बोलते हैं किसी भी प्रोजेक्ट का, किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर छुपा हुआ रिटर्न। सर वो क्या होता है प्रोजेक्ट में छुपा हुआ रिटर्न? हाँ सर, हर बिजनेस का एक छुपा हुआ रिटर्न होता है। सर वो रिटर्न कैसे कैलकुलेट होता है? सर वो तो सिखाऊंगा आगे आगे, लेकिन सबसे ज्यादा आम आदमी बिना फाइनेंस जाने हुए इस आईआरआर का यूज करता है। हाँ सर, ये साधारण लोग, हम लोग सब कोई, अनपढ़ गंवार, हर कोई, रिक्शा वाला, चाय वाला, ऑटो वाला, ग्रोसरी वाला, फल वाला, हर कोई, बस वाला, सब लोग आईआरआर का यूज करते हैं, पर बताता नहीं है या फिर जानते नहीं है कि वो आईआरआर की बात कर। जैसे जनरली कोई भी बिजनेस में पैसा लगाने के बाद कॉमन सेंस में देखना रिटर्न का बात करता है। हाँ, जैसे ऐसा बोलता है क्या बिजनेस कर रहे हैं। जैसे हमारे बंगाल में तो इस तरह इसका कल्चर उतना नहीं है, बट नॉर्थ इंडिया में ना बिजनेस का बड़ा कल्चर होता है। जैसे दिल्ली वाले लोगों का, राजस्थान, हरियाणा साइड में, जैसे हमारे बंगालीज लोग एक दूसरे से मिलता है तो हम लोग पूछते हैं কেমন আছো, ভালো আছো, ठीक है। बट राजस्थान में अगर कोई मिलता है एक दूसरे से तो কেমন আছো ভালো আছো नहीं पूछता, और धंधा पानी सब सही, समझे आप? हाँ, वहां पर धंधा पानी पूछा जाता है, धंधा पानी सही तो सब सही। अब जहाँ का जो कल्चर है, हमारे बंगाल में धंधा पानी मैंने मैंने व्यवसा पाती केमन चलছে ऐसा कभी नहीं पूछेगा। क्या मैं सही बोला सर? हाँ, जो लोग जानते हैं, जैसे मैं बंगाल को समझता हूँ और भारत को भी थोड़ा बहुत जानने का कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। और एक्चुअली मैं मारवाड़ी है तो उसके और मुझे सुविधा मिलता है, क्योंकि उनका काफी सारे फैमिलीज के लोग बाहर से हैं और कनेक्शन है, तो मिलता हूँ ना, तो जैसे मामा लोगों से मिलता हूँ, और बाबू धंधा पानी सब सही। अच्छा, लेकिन मतलब मेरा मामा से अगर मिलूंगा तो बाबा ভালো আছিস तो, हाँ, तो काइंड ऑफ दैट, ভালো আছিস मैंने समझ है ना, अच्छा है ना, ठीक है। तो मेरा मामा मेरे को ऐसा पूछेगा, बट मैम का मामा पूछेगा बाबू धंधा पानी सब सही चल रहा है ना बाबू,
दोनों अच्छा ही पूछ रहा है, पर दोनों का बोलने का तरीका है। एक जन धंधा पानी में बात कर रहे हैं, अब तो उसमें सिर्फ भालोआजी की नहीं पूछ रहा है। अब भालोआजी में सब कुछ है जो भी हो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट पॉइंट इज दैट अब ये धंधा पानी का बात मैं कर रहा हूँ। धंधा पानी माने कौन सा बिजनेस करने से रिटर्न सही है, ये बिजनेसमैन को पता होता है। माना कोई ऐसा बात होता है कि एक दोस्त दूसरे को पूछ रहा है, सर मैं सोच रहा था ये एक कपड़ा का दुकान खोलूंगा। कपड़ा दुकान? ऐसे भी फेस्टिव टाइम आ रहा है, दुर्गा पूजा, दिवाली, मैं सोच रहा था जीन्स बेचूंगा। पागल है, कोई रिटर्न नहीं है। क्यों? अरे भर पड़ा है, देखना। वो उसका बेटा दुकान खोला था तो बंद कर दिया, जाके पूछ कितना लॉस खा गया। ऐसा कुछ करना, देखना जिसमें रिटर्न ठीक ठाक हो। ऐसा बात करता है। मेरा क्वेश्चन है, किस रिटर्न का बात हो रहा है? कौन सा रिटर्न का बात हो रहा है? विच रिटर्न का बात हो रहा है? यही आयरआर का बात हो रहा है सर। जो बिजनेस करके 4 पैसा ज्यादा आएगा, लोग उस बिजनेस को करना चाहेगा, रिटर्न। लेकिन वो रिटर्न कैलकुलेट करना इतना आसान नहीं होता। बिजनेस के अंदर छुपा हुआ रिटर्न, ट्रू रिटर्न इनसाइड दैट पर्टिकुलर बिजनेस। कपड़ा बिजनेस कपड़ा की तरह रिटर्न देता है, दूध का बिजनेस दूध की तरह रिटर्न देता है, ग्रोसरी का बिजनेस ग्रोसरी की तरह रिटर्न देता है, वेजिटेबल का बिजनेस वेजिटेबल की तरह रिटर्न देता है, कोचिंग बिजनेस कोचिंग की तरह रिटर्न देता है। हर बिजनेस का अपना अपना अलग अलग रिटर्न कॉन्सेप्ट है। नमक बेच के भी रिटर्न कमाया जा सकता है, गोल्ड बेच के भी रिटर्न कमाया जा सकता है, लेकिन डिपेंड करता है कि आप नमक बेचोगे कि गोल्ड बेचोगे कि दोनों बेचोगे। टाटा तनिष्क भी है, टाटा सॉल्ट भी। टाटा हीरा भी बेचता है, सोना भी बेचता है, नमक भी बेचता है। जो नमक सबसे सस्ता प्रोडक्ट है, 1 केजी नमक 10-15 रुपया, 20 रुपया, 25 रुपया, वो भी आजकल पैकेजिंग और क्या आयोडाइज, क्या बोलते हैं, लेस आयोडाइज ऐसा करके, हाँ, पैकेजिंग और ब्रांडिंग करके दाम बढ़ा दिया गया। नहीं तो अगर पहले का जमाना होता तो नमक माने 10 टका में 1 केजी, नो ब्रांडिंग नथिंग। आजकल प्रेशर का ये ब्लड प्रेशर वो हो गया, ब्लड प्रेशर ये हो गया, इसके कारण ब्रांडिंग करके लो आयोडाइज्ड, हाँ लो आयोडाइज्ड, फिर उसका दाम बढ़ा देगा। तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। ये डॉक्टर लोग तो बहुत सारी चीजों का दाम बढ़ाए जानबूझ के, ऐसा सोची समझी चाल है। बोलते हैं कि सदियों से पूरा समाज सरसों तेल खा के बड़ा हुआ है, नॉर्थ इंडिया में, बंगाल में भी। लेकिन बीच में एक बार ट्रेंड उठा था, सरसों तेल नहीं रिफाइंड ऑयल खाया करो। राइस ब्रांड सर। हाँ, राइस ब्रान खाया करो, रिफाइंड खाया करो, तभी तो रिफाइंड इतना मार्केट बना है कि सरसों तेल से फैट है, रिफाइंड खाया करो। अभी डॉक्टर लोग उल्टा बोल रहे हैं, रिफाइंड में कुछ नहीं है, रिफाइंड छोड़ो, सरसों तेल खाया करो। इसका बात कब किस चीज का बात से है? समझ रहे हो सर? ये डॉक्टर लोग बहुत खतरनाक होते हैं। सर आप डॉक्टर लोगों को बोल रहे हो? नहीं, मैं एक्चुअली डॉक्टर को नहीं बोल रहा हूँ। मैं बेसिकली बोल रहा हूँ कि इस तरीके से तो मार्केट में पॉपुलैरिटी होता है, कभी किसी प्रोडक्ट का कभी किसी प्रोडक्ट का, है ना, जो भी हो। लेकिन रिटर्न कब किस चीज का होगा, ये टाइम टू टाइम भी मैटर करता है, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट भी मैटर करता है। तो आईआरआर उस चीज का बात है जिसमें प्रोडक्ट के अंदर छुपा हुआ रिटर्न आइडेंटिफाई किया जा सकता है या फिर कैलकुलेट किया जा सकता है। ये अंडरस्टैंड करना बहुत आसान है कि भाई 5% रिटर्न है कि 15% रिटर्न है कि 20% रिटर्न है प्रोडक्ट पे या सर्विस पे। लेकिन इसको कैलकुलेट करना वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट। डरा नहीं रहा हूं, ओरिजिनल में डिफिकल्ट है। ये आईआरआर कैलकुलेट करना फाइनेंस का सबसे टफेस्ट पार्ट में से एक माना जाता है। लेकिन क्या सीखेंगे सर? हाँ सीखा। सर माथा खराब हो जाएगा? नहीं, मजा आएगा, बट है डिफिकल्ट। सर एनपीवी? नहीं ठीक है, इजी है, मैंने मॉडरेट है, सीखने से सीख जाओगे। पेबैक? हाँ सीख जाओगे। पेबैक क्या होता है? पैसा डाला कितना दिन में, ये ज्यादातर लोग इसको भी यूज करता है। एनपीवी उतना लोग जानता नहीं है,
सिर्फ फाइनेंस वाले जानते हैं एनपीवी को, वेरी सेलिब्रेटेड टॉपिक है, बड़े बड़े बिजनेस इसको यूज करते हैं सर, सेलिब्रेटेड टॉपिक, बहुत वाइडली यूज्ड, माने बड़े बिजनेस एनपीवी को बहुत मानते हैं। आईआरआर का यूज है, सदियों से चले आ रहे हैं, इंटरेस्टिंग है, काफी कॉमन लोग यूज भी करते हैं लेकिन जानते नहीं है वो आईआरआर बोल के। पेबैक पीरियड का कॉन्सेप्ट जो है ये अनपढ़ गंवार लोग भी यूज करते हैं। सर क्या बात कर दी आपने, अनपढ़ गंवार? हाँ सर, पेबैक पीरियड इज काइंड ऑफ दैट। सपोज आज आप बिजनेस में 20 लाख रुपया इन्वेस्ट किया, अब 20 लाख रुपया लगाने के बाद जनरल पब्लिक जिसको उतना कुछ ज्ञान नहीं है, उसका एक कॉमन कॉन्सेप्ट होता है, ये 20 लाख रुपया पाने में कितना समय लगेगा मार्केट से। हाँ, मानो आपने सोचा था 5 साल, 5 साल में वापस आ जाएगा, मैंने क्या, मैंने बेसिकली आप एस्टिमेट कर रहे थे 5 साल में आ जाएगा, 5 साल नहीं उससे भी ज्यादा, 7 साल, ठीक है 7 साल, 10 साल, मैंने किसी के लिए 20 लाख लगा के 5 साल में रेट वापस चाहिए पूरा का पूरा 20 लाख, एक्स्ट्रा जो होगा वो प्रॉफिट। किसी के लिए 7 साल, किसी के लिए 10 साल, किसी के लिए 20 साल में 20 लाख। अब कौन कैसा चाहता है सब्जेक्टिवली डिटरमाइंड होता है, ये पेबैक पीरियड का सबसे खराब बात है। लेकिन मजा का बात है ये पे बैक माने क्या, मैंने पे किया था, पैसा बैक कब कब तक आ जाएगा, पे बैक। ये कैलकुलेशन बहुत इजी है बट इसका कुछ ड्रॉबैक है, रियल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम भी आता है इसका, लेकिन कुछ मॉडर्न वर्जन भी इसमें जोड़ा गया है डिस्काउंटेड पेबैक के नाम पे, उसमें कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोशिश भी किया गया, जो आगे आगे मैं आपके साथ डिस्क्लोज करूंगा। बट आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है कि हम लोगों का रास्ता कहाँ जा रहा है। हाँ सर, फिर जैसे ही आप चाहे एनपीवी हो, आईआरआर हो, पेबैक पीरियड हो, ये सब के थ्रू से तुमको समझ में आने लगा कि प्रोजेक्ट लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। फिर आ जाते हैं सिलेक्टिंग प्रोजेक्ट्स, और प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद आपका जो नेक्स्ट काम रहता है वो है पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंट करने से पहले एक बार रिव्यू करके चेक कर लो कि फाइनली जो करने जा रहे हो सही है कि नहीं। जब ये 6 प्रोसेस आपका कंप्लीट होगा तब जाके आप किसी भी प्रोजेक्ट में बड़ा पैसा डालने के लिए रेडी हो सकते हैं। सर बहुत दिल धक धक करने वाला काम है ना, अगर फील कर पाओ तो, क्योंकि आपके कहने पे कंपनी पैसा लगाएगा। सर एक्चुअली यहाँ लोग कैपिटल बजटिंग या इन्वेस्टमेंट डिसीजंस पे दो चीज मेनली देखता है, एक है रेलिवेंट वर्सेस इररेलेवेंट कैश फ्लो। मेनली रेलिवेंट कैश फ्लोज क्या है, इंक्रीमेंटल कैश फ्लो, माने अभी अगर कैश का आउटफ्लो बढ़ाऊंगा तो क्या, जैसे मानो इस साल सामान का दाम जो है नेक्स्ट ईयर दाम और बढ़ सकता है ना, या फिर अभी किसी चीज का रिटर्न कम है फ्यूचर में रिटर्न ज्यादा भी हो सकता है। तो इंक्रीमेंटल कैश फ्लो का कैलकुलेशन बजटिंग में करना पड़ता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, माने इस प्रोजेक्ट में ना लगा के अगर दूसरे प्रोजेक्ट में लगाए तो शायद बेहतर हो सकता है, तो कहाँ अपॉर्चुनिटी सही है। वर्किंग कैपिटल चेंजेस, अभी एस्टिमेट करके देख रहे हैं कि बिजनेस करने के लिए 100 करोड़ चाहिए, लेकिन बाद में पता चलता है नहीं 100 करोड़ नहीं 120 करोड़ जैसा लग सकता है। तो वर्किंग कैपिटल चेंजेस माने बिजनेस करने के लिए जो कैपिटल चाहिए उसे वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। एक चैप्टर आएगा सर, ये कैपिटल बजटिंग के बाद करवाऊंगा, बहुत ही मेजर चैप्टर है फाइनेंस का, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। ठीक है, कि कैसे बिजनेस अपना बिजनेस को रेगुलरली फंक्शन कराने के लिए वर्किंग कैपिटल को मैनेज करता है। एंड फाइनली होता है सैल्वेज वैल्यू, माने प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना, माने से फॉर एग्जांपल मानो बड़ा मशीन पे इन्वेस्ट करना है ना, बड़ा सा प्लांट पे पैसा लगाना, तो लास्ट में जब वो प्लांट का यूज हो जाए या मशीन का इस्तेमाल कंप्लीट हो जाए तो सैल्वेज में क्या रहता है, सैल्वेज माने रेसिडुअल, सैल्वेज माने रेसिडुअल माने फाइनली जब उसको उसका लाइफ जब कंप्लीट हो जाएगा, मे बी 20 साल 25 साल 30 साल, फिर कितना पैसा आएगा, समझ रहे हो। तो कैपिटल बजटिंग या इन्वेस्टमेंट डिसीजंस पे ये सब चीजें देखना पड़ता है, इंक्रीमेंटल कैश फ्लो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, वर्किंग कैपिटल चेंजेस एंड सैल्वेज वैल्यू। क्या देखना जरूरी नहीं होता, संक कॉस्ट। व्हाट इज संक कॉस्ट, सर संक कॉस्ट को इतना समझो, संक माने जो पैसा डूब गया,
या फिर जो ऑलरेडी तुमने किसी चीज पे खर्चा कर दिया जिसको और तुम कुछ कर नहीं सकते, ठीक है, वो सब चीज को जनरली कैपिटल बजटिंग पे दिमाग में नहीं लगाया जाता। पैसा चला गया तो चला गया, किसी प्रोजेक्ट में अगर पैसा पहले से डूबा गया है तो उसके लेके ज्यादा सोचते नहीं, जो हो गया है वो। एलोकेटेड ओवरहेड्स कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, जैसे मानो फ्यूचर में प्रोजेक्ट में पैसा लगाएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी खर्चा बढ़ सकता है या कम हो सकता है, तो वो सब चीजें कैपिटल बजटिंग में इतना नहीं सोचते, ठीक है। अगर वो चीज खर्चा बढ़े, जैसे मानो रेंट का खर्चा, जैसे अमेजन का हर 12% करके 3 महीने 3 साल में बढ़ेगा, तो अगर कोई खर्चा इंक्रीमेंटल है तो उसे कैपिटल बजटिंग देखता है। लेकिन अगर कोई वन टाइम खर्चा है या फिर वो इंक्रीमेंटल नहीं है तो कैपिटल बजटिंग जनरली उसके बारे में ज्यादा चिंता नहीं करता है। समझ में आ रहा है? जैसे ये सब टेक्निक सिखाऊंगा, पे बैक पीरियड, टाइम रिक्वायर्ड टू रिकवर इनिशियल इन्वेस्टमेंट। अभी बोल रहा था ना कि जितना पैसा फंसाया गया वो पैसा कितना समय के बाद मेरे को मिल रहा है। इसका फॉर्मूला ऐसा होता है कि जितना मैंने कैश इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया उसको एनुअल कैश इनफ्लो से डिवाइड कर देने से निकल जाता है। ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर करता है। माने टाइम वैल्यू ऑफ मनी माने समय के साथ साथ, मानो आज मैं अगर 1 लाख रुपया बिजनेस पे डाल रहा हूं और वो जो रिटर्न आज देगा बात कर रहा है, इन्फ्लेशन भी तो रहता है। जैसे हम लोग बैंक में 1 लाख रुपया डाल रहे हैं, बैंक अगर हमें 7% रेट के साथ 7,000 टका रिटर्न में दे रहा है, तो बैंक बेसिकली क्या चेष्टा कर रहा है, इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने का चेष्टा कर रहा है। अगर बैंक ये 7% ना देता ना तो हम बैंक में जाके पैसा रखते ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे सोसाइटी में, इंडिया में जनरली 6-7% इन्फ्लेशन रहता है। सिमिलरली जब तुम किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगाओगे तुम देखोगे कि भाई प्रोजेक्ट से तुम्हारा रिटर्न कितना आ रहा है, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद। सर 2 से 3 साल बाद इन्फ्लेशन भी तो रहेगा। आपको लग रहा है कि 1 साल 1 लाख रुपया 1 साल बाद 1,20,000 होगा, लेकिन आज जो तुमको 20,000 एक्स्ट्रा दिख रहा है, 1 ईयर और 2 ईयर लेटर, समझ रहे हो बात आप लोग? 1 ईयर या 2 ईयर लेटर यही 20,000 थोड़ी ना 20,000 होगा। ये 20,000 जो आज है वो 20,000 2 साल बाद 20,000 नहीं है। तो फिर उसको इन्फ्लेशन एडजस्ट करना पड़ता है कि भाई 2 साल बाद मुझे 20,000 मिलेगा, दैट मीन्स वो 20,000 नहीं। आज सुन के अच्छा लगता है 1 लाख लगाएंगे 20,000 आ जाएगा, बट 2 साल बाद आएगा कि 4 साल बाद आएगा कि 5 साल बाद आएगा ये चेक नहीं करते हम, क्योंकि हम उसके साथ इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट नहीं कर रहे। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे जनरली इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट नहीं होता, इसीलिए इसको बोलता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इग्नोर करते हैं पे बैक पीरियड्स। सर ये कैसे काम करता है? डोंट वरी सर, नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स मैं सारा चैप्टर स्टार्ट करूंगा ना, एक एक करके सारा क्वेश्चंस करवाऊंगा कि कैसे इन्फ्लेशन को एडजस्ट करना पड़ता है, तब जाके एक प्रोजेक्ट में पैसा लगाना सही होता है। अगर इन्फ्लेशन एडजस्ट नहीं करते हो तो फिर पूरा कैलकुलेशन ही गलत हो जाए। माने तुम सोचोगे कुछ, तुम्हारे साथ होगा कुछ। मैं बोलता है ना, जो दिखता है वो है नहीं, वैसा हो जाएगा। समझ रहे हो? अरे फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक ऐसा चीज है जो आपको भविष्य को भी देखने का ताकत देता है, और अगर आप भविष्य को देखने का ताकत नहीं लेना चाहते तो फिर तुमको कौन बचाए। एक कॉन्सेप्ट होता है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। इसमें अकाउंटिंग प्रॉफिट को देखा जाता है, ये मैं बाद में बताऊंगा। फॉर्मूला बेसिकली ये होता है। एक होता है डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड्स, जैसे कि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि एनपीवी, ये भी सिखाऊंगा तो पता लगेगा, फिलहाल छोड़ सकते हो। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो मैं बार बार आपको बोला, ठीक है, ये भी सिखाने से समझ में आएगा। एक अनदर कॉन्सेप्ट होता है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, ये भी वो एनपीवी का ही एक मेथड्स है। जैसे एनपीवी में पूरा डिजिट में आता है, पीआई में डिजिट नहीं आता। प्रोजेक्ट का पीआई मोर इक्वल्स टू 1 है कि मोर देन 1 है कि लेस देन 1 है, चेक करना पड़ता है। माने 1 इज द पैरामीटर्स। अगर इक्वल 1 है तो ठीक ठाक, मोर देन 1 माने ओके, एंड लेस देन 1 माने ना। पेबैक पीरियड में
इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट नहीं होता, अभी बोला ना, लेकिन बाद में कुछ फाइनेंशियल मैनेजर्स ने, मैंने एनालिस्ट ने, टॉप क्लास वर्ल्ड के, वो लोग पेबैक पीरियड के अंदर डिस्काउंटेड किया, मैंने टाइम वैल्यू ऑफ मनी को एडजस्ट किया, तब जाके पेबैक पीरियड थोड़ा सा बेहतर हुआ। नॉर्मल पेबैक पीरियड में इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट नहीं होता था, लेकिन जब पेबैक पीरियड के अंदर इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट का टेक्निक को यूज किया गया तो पेबैक पीरियड थोड़ा सा स्टैंडर्ड रिजल्ट देने लगा। तो वो कैसे होता है समझाऊंगा। अभी मैं कोई भी चीज समझा नहीं रहा हूं, नाम बता रहा हूं, थोड़ा थोड़ा कैरेक्टर बता रहा हूं, तुमको थोड़ा सा फैमिलियर कर रहा हूं टॉपिक के साथ। सर डिसीजन कैसे होते हैं, जब कोई प्रोजेक्ट चूज करना होता है तो बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, माने चूज वन, कोई भी एक प्रोजेक्ट चूज कर सकते हो, उसको बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। जैसे एनपीपी प्रेफर्ड ओवर आईआरआर, मैं आपको बोला था ना, किसी भी चीज का सबसे बेस्ट टेक्निक होता है एनपीपी ड्यू टू मल्टीपल आईआरआर स्केल इश्यूज। मैंने कोई प्रोजेक्ट बोलता है कि 5% रिटर्न, कोई प्रोजेक्ट बोलता है 10% रिटर्न, कोई प्रोजेक्ट बोलता है 8% रिटर्न। आईआरआर में काफी प्रॉब्लम है, बट आईआरआर बहुत सेलिब्रेटेड है, बट एनपीपी को हमेशा आईआरआर से ज्यादा प्रेफरेंस मिलता है, क्योंकि नेट प्रेजेंट वैल्यू एकदम एब्सोल्यूट वैल्यू में बात करता है। इस प्रोजेक्ट में पैसा लगाएंगे कितना आएगा, एकदम डिजिट में बोलता है, पॉजिटिव की नेगेटिव पूरा वैल्यूएशंस पे बोलता है। सिखाऊंगा तो पता लगेगा, डोंट वरी। सर आज नहीं सिखाओगे? नहीं नहीं, आज तो बस बता रहे हैं। इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स, ऑल प्रोजेक्ट विद पॉजिटिव एनपीवी कैन बी एक्सेप्टेड। मैं बोला था ना, अगर +1 भी होगा तो क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। अब पैसा लगाना नहीं लगाना अलग बात है। कैपिटल राशनिंग, माने कैपिटल जो यूज करते हैं उसको लॉजिकली देखते हैं। जैसे लिमिटेड फंड्स रैंक प्रोजेक्ट्स बाय पीआई और एनपी, माने रैंकिंग करते हैं कि मानो 4-5 प्रोजेक्ट लिया, हर चीज में एनपीवी पॉजिटिव ही आ रहा है, बट जिसमें ज्यादा होगा उसमें लगाएंगे, समझे? इसको बोलते हैं कैपिटल राशनिंग। एक कॉन्सेप्ट आता है रिप्लेसमेंट वर्सेस एक्सपेंशन, माने प्रोजेक्ट को रिप्लेस करे या एक्सपैंड करे बिजनेस को, उसको लेके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है। समझाना पड़ेगा सर, ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। रिस्क एंड अनसर्टेनिटी इन कैपिटल बजटिंग, जैसे सेंसिटिविटी एनालिसिस होता है, सिनेरियो एनालिसिस होता है, सिमुलेशन होता है, डिसीजन ट्री होता है। ये अभी समझ में नहीं आएगा, टॉपिक का पार्ट है। एक एग्जांपल थोड़ा सा आपको हेल्प करेगा, जो आज का हेल्पिंग कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा सा मदद करेगा। मानो एक कंपनी कंसिडर कर रहा है एक मशीन खरीदेगा 1 लाख का, जिसका आफ्टर टैक्स कैश इनफ्लो, माने टैक्स वगैरह पे करने के बाद पैसा वापस आएगा। फर्स्ट ईयर 40,000, सेकेंड ईयर 40,000, थर्ड ईयर 30,000, फोर्थ ईयर 20,000, फिफ्थ ईयर 10,000। ठीक है, मशीन में कितना इन्वेस्ट किया तुमने? 1 लाख, 1 लाख ना, लेकिन कैश इनफ्लो 5 साल में ऐसा ऐसा दिखाया। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, माने वो जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया ना, उसको लोन लिया मानो, और उसके पीछे तुम्हारा लोन का कॉस्ट है 10%, माने 1 लाख रुपए का 10% अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, माने 10,000 टका तो हर साल तुम्हारा इंटरेस्ट के रूप में चला जाएगा। कॉस्ट ऑफ कैपिटल माने 1 लाख कैपिटल का खर्चा, जिनसे लिया उनको देना है, केसी बोलते हैं इसको। अब मानो, अब ये सिंपल बात है, ये मशीन्स पे पैसा लगाना चाहिए कि नहीं चाहिए, इसका एक सिंपल सा चीज आपको मैं समझाने का कोशिश कर। अगर हाथ में कैलकुलेटर है तो उठाओ, ठीक है? अभी तक एक कॉमर्शियल कैलकुलेटर नहीं लिया परिता, वेरी बैड, ले लो सर, क्योंकि फाइनेंस के क्लास में, अकाउंट्स के क्लास में अगर कैलकुलेटर हाथ में नहीं है ना, तो ये सब चीजें नहीं कर पाओगे सर। और साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, समझा करो। से फॉर एग्जाम्पल, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स ऑफ 10%, जैसे कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या बोला, 10%, माने जो मैं 1 लाख रुपया लोन लिया, वो लोन का खर्चा है मेरा 10%। तो मैं यहां पर मान रहा हूं कि ये जो 10% है, ये 10% मेरा महंगाई है। हेलो, ये 10% मेरा महंगाई है। अगर मैं
1 लाख रुपया उठाया, और अगर मैं इस 1 लाख रुपया को यूज करके रिटर्न नहीं कमा पाऊंगा तो मैं महंगाई में प्रॉब्लम में आ जाऊंगा, है ना, मेरा पैसा डूब जाएगा। महंगाई लोगों को क्या करता है, डुबा देता है, समझे। तो 10% कॉस्टिंग है, मैंने 10% महंगाई। तो भी क्या करना है, इस 10% रेट का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालेंगे। क्या निकालेंगे, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। अच्छा, जो लोग मेरे साथ टाइम वैल्यू ऑफ मनी पढ़े हो, अगर नहीं पढ़े हो तो मैं बार बार बोलता हूँ कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्लास को एक बार सुन लो, बेसिक्स है फाइनेंस का, वहां पर मैं ये सब फैक्टर कैलकुलेट करना सिखाता हूँ। ऐसे तो मैं यहाँ पर भी सिखाऊंगा, पर ये कैपिटल बजटिंग चैप्टर को करने के लिए ना एक बार मैं रिक्वेस्ट, जिनका टाइम वैल्यू ऑफ मनी हो चुका है वो रिवाइज करे, जिनका नहीं हुआ है वो एक बार गो थ्रू करे। 5 से 6 क्लास होगा सर, मस्ट गो थ्रू। एक कुछ नहीं जाएगा आपका, सीखोगे, प्लीज एक बार गो थ्रू कर। बेसिक्स है, पूरा बेसिक्स है, लेकिन कैलकुलेटर यूज करना, कैसे कैलकुलेट करना है, फैक्टर क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर क्या होता है, फ्यूचर वैल्यू फैक्टर क्या होता है, डिस्काउंटिंग क्या होता है, कंपाउंडिंग क्या होता है, सब समझाएंगे। और बेसिक सेंस मिलेगा कि पैसा लगा के कितना दिन में बढ़ेगा, पैसा लगा के कितना दिन में कम होगा, आज इतना पैसा लगा रहे कल कितना होगा, कल इतना पैसा चाहिए आज कितना लगाना चाहिए, सब समझाया जाता है। द वेरी बेसिक थिंग, एंड उसके बिना पूरा फाइनेंस शर्मा जाता है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी के बिना फाइनेंस शर्मा जाता है। तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का मतलब है, देखो सर, इसका मतलब कुछ इस तरह का, अगर आप 1 रुपया आज अपने पास रखते हो और महंगाई 10% का रेट में चल रहा हो, बात को समझो, ₹1 इन योर पॉकेट, कब, टुडे, ओके, देन 1 year later, if inflation is 10%, तो इस 1 रुपया का वैल्यू कितना होगा। 2 year later कितना होगा, 3 साल बाद कितना होगा, इसका वैल्यू 1 रुपया का। 4 साल में कितना होगा, 5 साल में कितना होगा। सर कैसे निकालेंगे, यहाँ पर दे दिया है, बट हम भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे करें सर, वेरी सिंपल। जब इसको रब करना पड़ेगा मुझे, नहीं तो मैं कैलकुलेट दिखा नहीं पाऊंगा। तुम लोग समझ गए मैं क्या लिखा था, मैंने 1 रुपया आज मेरे पॉकेट में है, 10% अगर इन्फ्लेशन रेट है, ऐसा तो ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, पर मैंने माना कि वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल लाइक इन्फ्लेशन, अगर क्योंकि मुझे चुकाना है एवरी ईयर, तो इट्स लाइक अ महंगाई, है ना। तो मेरे लिए महंगाई 10% है, तो कैलकुलेटर में टाइप करो 10, डिवाइड करो 100। ये कॉमर्शियल कैलकुलेटर में होगा, मोबाइल वाले कैलकुलेटर में पता नहीं क्या होगा, बट देखो क्या होता है। 10/100 करने से क्या हो गया, 0.1, है ना। फिर 10/100 करके 0.1 आया, इस पे कर दो +1, ठीक है, तो कितना हो गया 1.1। अब इसका मतलब है 1 टका लगाने से 1 टका 10 पैसा होता, लेकिन मैं क्या करूंगा, इसको डिवाइड करूंगा, क्योंकि मुझे 1 टका मेरा आज है, पर अगर महंगाई 10% रेट में है, तो 10% रेट में 1 टका 1 साल बाद कितना होगा मुझे वो जानना है, ठीक है। अगर 1 टका मेरे पॉकेट में आज है और 10% का अगर महंगाई चल रहा हो, इसका मतलब है 1 रुपी 1 ईयर लेटर मिलेगा। मेरे 2 तरीके से सोचा जा सकता है इसको, आज 1 टका पॉकेट में है, 1 साल बाद उसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है, या फिर 1 टका 1 साल बाद मिलेगा 10% के रेट में, आज कितना पैसा डालना पड़ेगा। तुम किसी भी एंगल से सोच सकते हो, मैंने आप ऐसे सोच सकते हो कि 1 रुपी आज मेरे पॉकेट में है,
अगर महंगाई 10% रेट में है तो क्या वैल्यू पड़ा रहेगा, या फिर आप ऐसे सोचो कि 1 रुपी तुमको 1 साल बाद मिलेगा, और अगर महंगाई 10% है तो आज कितना जमा करने से 1 साल बाद 1 टका मिलेगा। समझे आप? तो ये जो 0.909 कैसे आया, मैं फिर से दिखाता हूं सर। मैंने क्या किया, 10% रेट को डिवाइड कर दिया सर प्रेजेंट में, 10 डिवाइडेड बाई 100, क्योंकि 10% इज माई रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर मैं 1 टका लगाता हूं तो 10% रेट में मेरा 1 टका 10 पैसा होता है, पर ये 1 टका 10 पैसा मैं डिस्काउंट करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे प्रेजेंट वैल्यू चाहिए, एक का प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, हो सकता है कि 1 रुपया मेरे पॉकेट में कल एक साल बाद हो, 2 साल बाद हो, 3 साल बाद हो, बट अगर महंगाई 10% रेट में है, हम तो सोच रहे हैं कि 1 टका है, पर वो 1 टका नहीं है। आप समझ रहे हो बात? क्योंकि मार्केट में महंगाई लग चुका है 10% का। मैंने 1 साल बाद आपको दिखेगा 1, बट वो 1 है नहीं। मैं बोला ना, जो दिखता है वो 1.1 का डिवाइड करके आप एक बार इक्वल मारो, तो ये जो फैक्टर आया 0.9090, 4 पॉइंट के बाद 4 डेसिमल ले लो सर, ज्यादा जाने का जरूरत नहीं। 0.9090 मैं और एक बार इक्वल मारूंगा तो क्या आया, 0.8264। सर 1.1 को कितने बार डिवाइड किए सर? सर 2 बार डिवाइड मार के इक्वल मारो सर। अच्छा, एक बार इक्वल मारने से 0.9090, सेकेंड बार इक्वल मारने से 0.8264, थर्ड बार इक्वल मारने से 0.7513, और एक बार इक्वल मारने से 0.6830, और एक बार इक्वल मारने से 0.6209। मैं 4 डिजिट तक लिया, जिसको बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। हाँ बोलो। सर एम प्लस भी तो करना होता है। नहीं सर, वो तो एनुइटी में करते हैं, एम प्लस यहाँ क्यों करेंगे? हाँ सर, वो एनुइटी में करेंगे, यहाँ पर मुझे हर साल का डिस्काउंटिंग वैल्यू चाहिए। एम प्लस को एनुइटी में करते हैं सर, यहाँ पर नहीं। ये सिंपल प्रेजेंट वैल्यू है। अब मैंने जो जो डिजिट लिखा था, अब तुम देखो तो यहाँ पर वो सेम डिजिट दिया है कि नहीं दिया। देखो 0.909, 0.826, 0.751, 0.683, 0.621। मैंने 5 साल का क्यों किया? क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है ये 5 साल का था, है ना? क्वेश्चन में बोला था ना 5 साल के लिए। ये देखो 5 साल का रिटर्न दिखा, तो मैंने 5 साल का फैक्टर निकाल लिया। अब 1 रुपए के हिसाब से 10% रेट में 5 साल का फैक्टर निकालने के बाद अब तुमको जो 40,000 1 साल बाद मिल रहा है, 40,000 कब मिला? ये देख, तुमने 1 लाख रुपया मशीन पे खर्चा करने के बाद फर्स्ट ईयर कितना मिला तुमको? 1 साल बाद 40,000 मिला, लेकिन मशीन में खर्चा तो तुम अब कर रहे हो आज। 1 साल बाद 40,000 तुमको मिल रहा है, तो 1 साल बाद जो 40 मिलेगा उसका आज का वैल्यू कितना? उसको क्या कहिए, 0.909 के साथ इंटू कर दो। 2 साल बाद जो 40,000 तुमको मिल रहा है उसको 0.826 के साथ इंटू कर रहा है। 3 साल बाद जो 30,000 मिल रहा है उसको 0.751 के साथ कर रहा है। 4 साल बाद जो 20,000 मिल रहा है उसको 0.628 आई थिंक कुछ है, क्या है, 683, 0.683, और लास्ट वाला कितना था, 0.621। ये सब इंटू कर दो। 6209 ना सर? हाँ वही, मैं यहाँ पर 3 घर लिया, 6209 में 621 ही होगा। कैलकुलेशन पे यहाँ पर नोट के अंदर सारे के सारे 3 डिजिट दिया था, मैंने देखा नहीं, एक ही बात, वो राउंड ऑफ करके दिया हुआ है। ठीक है, तो ये सारा इंटू करने के बाद टोटल करो। ठीक है, क्या हुआ है, आपको उतना मेहनत करने का जरूरत नहीं है, आप बस कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी देख लो कि हुआ क्या। अब जो 40,000 टका तुमको 1 साल बाद मिल रहा था, वो महंगाई एडजस्ट करके 10% कॉस्ट, दैट मीन्स महंगाई या इन्फ्लेशन एडजस्ट करके 40,000 का एक्चुअल वैल्यू आया इतना, 2 साल बाद का 40,000 का वैल्यू आया इतना। ये सब क्या है, पीवी, प्रेजेंट वैल्यू। मैंने जो तुमको 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद दिख रहा है,
उसका प्रेजेंट में तुम कन्वर्ट कर लिए 10% रेट के हिसाब से। अब टोटल करने से दिखा कि प्रेजेंट वैल्यू है 1,11,800। कितना आया ये सबका टोटल? 1,11,800। और आज प्रेजेंट में तुमने खर्चा कितना किया था मशीन पे? 1 लाख। तो प्रेजेंट को प्रेजेंट के साथ एडजस्ट करें भविष्य को समझते हुए। तो आज अगर 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करके आज ही अगर मेरा वैल्यूएशन 1,11,800 होता है तो फिर उस प्रोजेक्ट में पैसा लगाना चाहिए, क्योंकि 11,800 आज के हिसाब से ही पॉजिटिव हो रहा है, कल का तो छोड़ ही देते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एनपीवी। ये जो आया ना 1,11,800, उसमें से जो 1 लाख निकला, ये जो 11,800 आया, यही है आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू। पॉजिटिव आया है तो प्रोजेक्ट को क्या करेंगे? एक्सेप्ट। सर इसमें से आईआरआर भी निकाला जा सकता है, बट आईआरआर थोड़ा सा मुश्किल है, फिर भी यहाँ पर एक छोटा सा एडजस्टमेंट दिया है। देखो आईआरआर बिटवीन 12 to 14% सिंस एनपीवी टर्न्स क्लोज टू 0। ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा जब तक मैं पढ़ाऊंगा नहीं। आईआरआर छोड़ो सर, मैं बोला था आईआरआर वन ऑफ द डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है। ये देखो 12 से 14% जो बोला है, किस बेसिस में बोला है, तुमको समझ में आ रहा है? हाँ, नहीं आएगा समझ में। ये कैलकुलेशंस के लिए माथा खराब होगा। ठीक है, ये मैं करवाऊंगा 2-3 क्लास बाद। ठीक है, तो फिलहाल इसको तुम इग्नोर करो, लेकिन एनपीवी से तुमको समझ में आ रहा है प्रोजेक्ट लेना नहीं लेना। ठीक है, इसी तरह का चीजें होता है सर। ऐसे होता है कि प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करे कि ना करे, ऐसा ही। सेम टू सेम पेबैक पीरियड से हो सकता है, अकाउंटिंग रिटर्न से हो सकता है, लेकिन एनपीवी वन ऑफ द बेस्ट है। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल्स भी मैंने दिया केस स्टडीज के रूप में। मानो रिलायंस जियो नेटवर्क एक्सपेंड कर रहा है। रिलायंस इन्वेस्टेड बिलियंस इन 4G इंफ्रास्ट्रक्चर, टावर्स भी खर्चा किया, स्पेक्ट्रम लाइसेंस जो सरकार को दिया 4G 5G के लिए, फाइबर ऑप्टिक्स का जो लाइन बनाया, हाई इनिशियल कैपेक्स बोला था ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर 1.5 लाख करोड़ लगाया था। मानो कैश इनफ्लो अनसर्टेन इनिशियली ड्यू टू फ्री सर्विस, शुरू में उसने फ्री में दिया था तो उसको पता नहीं चल रहा था कितना पैसा आएगा। लेटर उसने क्या किया, 2016 से 17 तक तो पूरा फ्री में चला है, फिर उन्होंने रेवेन्यू स्टेबलाइज किया, फिर ह्यूज पॉजिटिव एनपीवी कमाया, और आज जियो कितना कमा के दे रहा है रिलायंस को, इसका सबसे बड़ा बात है आईआरआर इवेंचुअली एक्सीडेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और जो कॉस्टिंग लगा था वो भी धीरे धीरे आईआरआर से ज्यादा हो गया। तो किसी भी बिजनेस के लिए क्या होना चाहिए ना, आईआरआर शुड बी ग्रेटर देन केसी, एनपीवी शुड बी पॉजिटिव। ठीक है, एनपीवी शुड बी पॉजिटिव। तो डिसीजन जस्टिफाइड रिलायंस के लिए कि उन्होंने लॉन्ग टर्म वेल्थ मैक्सिमाइज करने के लिए शॉर्ट टर्म नेगेटिव कैश फ्लो को समझा। शॉर्ट टर्म नेगेटिव कैश फ्लो क्यों? क्योंकि शुरू में जब जियो ने पैसा लगाया था तो सारा पैसा नेगेटिव रिटर्न दिया था, कोई रिटर्न नहीं पाया था उन्होंने, है ना। तो शुरू में नेगेटिव रिटर्न दिया, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए उनको वेल्थ क्रिएट करके दिया। 2016 में पैसा लगाया, 17, 18, 19 तक कोई पैसा नहीं था, लेकिन 20 के ऑनवर्ड्स उनको पैसा आना चालू हुआ, और अभी 25 चल रहा है। अभी जियो एक सुपर प्रॉफिटेबल कंपनी है। तो शुरुआत में नेगेटिव कैश फ्लो झेलने के बाद भी आज अगर ये कमा रहा है, दिस इज कॉल्ड बिजनेस डिसीजंस। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस इसी तरह से किया जाता है, समझे सर? हाँ, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस और भी मैंने दिया, नेक्स्ट क्लास में मैं लिखाऊंगा, उसके बाद ये सब क्वेश्चंस की बात करूंगा। ठीक है, समझ में आया? इंटरेस्टिंग बहुत। ठीक है, थैंक यू सर। ये नोट शेयर करूंगा, घर पे देखना। आज और कुछ लिखा है नहीं, नेक्स्ट क्लास में लिखाऊंगा। कल जो फंडामेंटल का क्लास है फाइनेंस का ही, कल होगा सर 10 बजे, आ जाइएगा। गुड नाइट सर। Bye, sir. गुड नाइट Good night. सर, बाय सर। थैंक यू सर। Bye, sir. Good night, बाय sir. सर, गुड नाइट।